सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस. और आपका जो थर्ड पेपर है, बीएससी थर्ड पेपर, थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है, उसमें एक तो आपको पढ़ना था एनुअल बिहेवियर, जिसको हम इथोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा है इवोल्यूशन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो हम डिस्कस करते हैं कि आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है, जिसकी चर्चा कि हम अगले क्लासेस से करना शुरू करेंगे. जैसे ऑरिजिन ऑफ लाइफ है या हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट है, तो इन सब की चर्चा हम एक एक करके करेंगे. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का उद्भव. जीवन का उद्भव पृथ्वी पर कैसे हुआ, हाउ द लाइफ केम ऑन अर्थ. क्योंकि जो इतिहास बताता है कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, महानाद सिद्धांत ये कहता है, बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत बड़ा आकाशीय पिंड था जिसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से उसके जो पिंड थे दूर दूर बिखर गए. उन्हीं पिंडों में से एक सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, और उसी में से ये कहा जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी करीब करीब आज से 100 अरब साल पहले हुई थी. और पृथ्वी की जो एज अभी बताते हैं, जो लिटरेचर बताता है, बहुत सारे पेपर बताते हैं या किताबों में लिखा हुआ है, वो है 4.6 बिलियन ईयर्स, मतलब करीब करीब 6.5 अरब साल पहले. उस समय जब पृथ्वी का अवतरण हुआ, पृथ्वी आई एक सौर मंडल के भाग के रूप में, तो पृथ्वी का वातावरण ऐसा नहीं था कि उसको इनहेबिट किया जा सके, या लाइफ नाम की कोई चीज नहीं थी, जीवन नहीं था. ठीक है. फिर वो पृथ्वी पर कुछ वातावरण में बदलाव हुआ. उस समय जो प्रीबायोटिक, जो केमिकल एटमॉस्फेयर था, उसके हिसाब से कुछ चेंजेज आए, कुछ रिएक्शंस हुए, कुछ फिजिको केमिकल रिएक्शंस हुए उसको, और उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, कुछ जटिल अणुओं का निर्माण हुआ. जो जटिल अणु थे उनमें से था कार्बोहाइड्रेट, एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह. अब एक बात तो खैर पक्की है कि अगर लाइफ का ऑरिजिन होना है तो लाइफ की या जीवन की जो सबसे आप यूं कहिए कि अनिवार्य शर्त होती है, वो ये होती है कि जीवन हमेशा अपने जैसे किसी और जीव को बनाने की क्षमता रखता है. मतलब एक प्रजनन की क्षमता हर जीव में होती है. प्रजनन मतलब अपना रेप्लिका बनाना, अपना प्रतिरूप बनाना. तो प्रजनन के लिए यह आवश्यक था कि शरीर में कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा अणु बने जिसमें रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता हो. और ऐसे मॉलिक्यूल सबसे पहले आरएनए बने, और फिर आरएनए से विकसित होकर के डीएनए का निर्माण हुआ. तो जब तक डीएनए या आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक जीवन पर आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते. दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो जीवित पदार्थ है, जो मृत पदार्थ है, उसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें जिसका कि केमिकल कंपोजिशन समान ही होता है, कि एक अजैव रासायनिक पदार्थों को मिलकर के एक जीवित प्राणी का, जीवित जीव का, पौधों का निर्माण होता है. तो जीवन का जो उद्भव हुआ उसमें एक कीमोसिंथेटिक थ्योरी है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उससे बहुत सारी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के. तो हम पहले उन थ्योरीज को पढ़ेंगे कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. फिर हम ये देखेंगे कि जो इवोल्यूशन हुआ, चलिए लाइफ का ऑरिजिन हो गया. सबसे पहले आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट बने, फिर एक कोशिकीय प्राणी बना, फिर बहुकोशिकीय प्राणी बना. फिर बहुकोशिकीय प्राणी में और विभिन्नताएं कैसे आई, कैसे लाइफ फर्दर फ्लरिश करता गया इस धरती पर. तो उसके लिए कुछ इवोल्यूशनरी थॉट हैं, कुछ ऐसे
क्या कहें उसको, विकासवाद के ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिसमें आपने, ये सारे सिद्धांत आपके लिए नए नहीं हैं। जैसे लमार की थ्योरी आपने पहले पढ़ रखी है स्कूलों में, डार्विन की थ्योरी पढ़ रखी है, तो हम डार्विन और लमार्क का सिद्धांत तो पढ़ेंगे, साथ में जो डार्विन के सिद्धांत को, जो हमारे पास जेनेटिक्स का जो मॉडर्न नॉलेज है, जो हमारे पास आनुवांशिकी का जो सिद्धांत अभी मौजूद है, उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हुए जब हम डार्विनिज्म में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, डार्विन के जो मूल सिद्धांत में परिवर्तन करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे न्यू डार्विनिज्म। उसी प्रकार से लेमार्क का सिद्धांत है तो न्यू लेमार्किज्म हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि भाई हमने कह दिया कि जीवन में क्या हुआ का ओरिजिन ऐसे हुआ जी कि क्या कहते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए धरती की सतह पर, उससे कुछ मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल से फिर कोशिकाएं बन गई, कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बन गए, फिर वो बहुकोशिकीय जीव और बड़े हुए, फिर उसमें से अलग अलग श्रेणी के प्राणियों का निर्माण हुआ, उद्भव हुआ। लेकिन इन चीजों का प्रूफ कहां से आता है? क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक कुछ फादर सुरेश थे, उन्होंने कहा स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कि परमात्मा ने स्पेशली हर जीव को बनाया है और धरती पर, बल्कि आप इसके बारे में जो भारतीय दर्शन है या जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वो भी लाइफ के ओरिजिन को, जीवन के उद्भव के लिए अलग अलग सिद्धांत देते हैं। कि भाई ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने या भगवान ने ऐसे हर जीव का एक एक जोड़ा बना करके धरती पर भेज दिया और उससे हर जीव जो है उसका उद्भव हुआ। तो सवाल यह है कि अलग अलग जब हमारे पास कंट्राडिक्टरी थ्योरी है, एक दूसरे का विरोध करने वाले सिद्धांत हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास एविडेंस क्या है, प्रमाण क्या है? तो जीवन पर जो जीवन का विकास हुआ, जैविक विकास हुआ, जिसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, उसके प्रमाण क्या है? तो हम इसमें उन एविडेंस की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि माइक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन से क्या होता है कि एक स्पीसीज अपने समान कोई दूसरे स्पीसीज का निर्माण कर, एक स्पीसीज से किसी और स्पीसीज का निर्माण होता है, या जीनस का निर्माण होता है, स्पीसीज, जीनस या फैमिली तक का निर्माण होता है, तो उस इवोल्यूशन की प्रक्रिया को माइक्रो कहेंगे। लेकिन जब क्लास और फाइलम इवॉल्व होते हैं तो वो एक मेगा इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, तो वो हम देखेंगे। फिर उसकी जो अगली यूनिट है आपके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, फिर पढ़ना है वेरिएशन, भिन्नताएं। क्योंकि डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से अगर भिन्नताएं नहीं हो, है ना, कि अगर दो जीव एक जैसे हैं और उनमें आपस में हर तरह से समान हो, तो फिर प्रकृति के लिए चयन करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, या जैसे कि आप सारे 12वीं पास करके बोर्ड से आए थे, अगर सारे बच्चे एक ही परसेंटेज वाले होते तो फिर हमें एडमिशन करने में बड़ी समस्या हो जाती। हम मेरिट कैसे बनाते, हम चयन कैसे करते? उसी प्रकार प्रकृति को भी चयन करने के लिए वेरिएशन चाहिए होता है, भिन्नताएं चाहिए होती हैं। तो जीवों में भिन्नता आती कैसे है, किस प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, उसके स्रोत क्या होते हैं, और उन भिन्नताओं का विकास, जो जैविक विकास है, उसमें उसका योगदान क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, ये हमें पढ़ना है। फिर दूसरी चीज होती है, इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन पृथक्करण है, कि मान लीजिए दो जीव, एक ही इस प्रजाति के दो जीव थे, एक जो है अंटार्कटिका चला गया, दूसरा जो है वो सहारा रेगिस्तान में चला गया। जाहिर सी बात है कि अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अपने जो पर्यावरण के हिसाब से दोनों जीवों में क्या होगा कि उसके जैविक व्यवहार में, खान पान में, सब चीज में परिवर्तन होगा। और कालांतर हो सकता है कि ये दोनों जीव जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग जीव के रूप में विकसित हो जाए। मतलब एक ही जीव था, लेकिन आइसोलेशन की वजह से, पृथक होने की वजह से, एक पर्टिकुलर स्पेस में आ जाने की वजह से वो अलग अलग जीवों में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से एक नए जीव का निर्माण हुआ। एक जीव तो पहले से था, लेकिन चूंकि उससे उसका एक समूह अलग हो गया और अलग जाकर के उसने अपने व्यवहार में और जीवन शैली में परिवर्तित कर दिया, उसके लिए आवश्यक रूप से उसके शरीर में संरचनात्मक और कार्य की संबंधित
कुछ परिवर्तन हो गए, तो फिर वो एक अलग स्पीसीज के रूप में, एक अलग प्रजाति के रूप में स्थापित हो जाएगा। और इस प्रकार से आइसोलेशन होता है, तभी ऑरिजिन होती है किसी स्पीसीज का। कैसे ऑरिजिन वैसे होती है, फिर एक स्पीसीज का ऑरिजिन होता है, उसी प्रकार से कई स्पीसीज का होता है, फिर बहुत सारे स्पीसीज मिलाकर के एक जीनस बनाते हैं, फिर बहुत सारे जीनस जो है वो मिलकर के फैमिली बनाएंगे, फिर क्लास बनेगा। फिर अभी हमने बात की ना कि अगर एक प्राणी आइसोलेट होकर कहीं चला गया और आइसोलेट होने के पश्चात एक ऐसे वातावरण में चला गया जहां पर जिस प्रकार का वातावरण, वहां की गर्मी, वहां का मॉइस्चर, वहां की हरियाली है ना, टेम्परेचर, दूसरी जो भी एक पर्यावरणीय संघटक होते हैं वो अगर भिन्न हो जाते हैं तो प्रत्येक प्राणी को अपने को अनुकूलित करना पड़ता है। और वो जो अनुकूलन है, अगर ये अनुकूलन नहीं होगा तो प्राणी जो है समाप्त हो जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी उत्तरजीविता नहीं रहेगी। और इसलिए एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनुकूलन होता है। फिर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या हुआ कि दो अलग अलग समूह के प्राणी हैं और एक ही आवासीय क्षेत्र में आ गए। जैसे मान लीजिए मछलियां तो पानी में रहती हैं, लेकिन अब सरीसृप है मगर, वो भी पानी में रहने चला गया। फिर डॉल्फिन है या व्हेल है, वो मैमल है, वो भी पानी में रहने चले गए, है ना। ये सारे जो अलग अलग वर्गों के जीव एक जगह पर चले जाते हैं ना, तो अपने वातावरण के हिसाब से, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं, उस पर्यावरण के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। और तब ऐसा होता है कि अलग अलग समूहों के जीव, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग फाइलम के जीव जो होते हैं एक जगह पर, अलग अलग वो एक जगह एक चूंकि उसका वातावरण एक जैसा है, पर्यावरण एक जैसा है, इसलिए उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे संरचनात्मक और कार्यात्मक कुछ ऐसे उसमें बदलाव होते हैं एडेप्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से कि अलग अलग समूह के प्राणी में कुछ समानताएं आ जाती हैं। तो ये कहलाता है कन्वर्जेंस। और मान लीजिए कि एक ही जगह से निकला हुआ प्राणी अलग अलग क्षेत्रों में चला गया। जैसे कि मान लीजिए मैमल था, तो मैमल जो था वो सरीसृप से विकसित हुआ है, रेप्टाइल से विकसित हुआ। रेप्टाइल लैंड एनिमल है। अब होने के बाद कुछ मैमल तो रेगिस्तान चले गए, कुछ मैमल ध्रुवीय प्रदेश में चले गए जहां बहुत ठंड पड़ती है, कुछ मैमल हरियाली वाले क्षेत्र में चले गया जहां पेड़ पौधे बहुत थे, कुछ मैमल ग्रासलैंड में चले गए। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाने के कारण क्या होता है कि उसमें जो परिवर्तन होता है, तो एक ही क्लास का जीव है, लेकिन वो चूंकि अलग अलग पर्यावरणीय क्षेत्र में चला गया, तो इसलिए उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। फिर इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें पढ़ना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसे कि मान लीजिए 6.5 अरब साल पहले। तो अब हम ये तय तो करके नहीं कर सकते कि भाई एम्फीबिया का उद्भव कब हुआ है या रेप्टाइल्स का विकास कब हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आज की तारीख से जो हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है, इससे लेकर के जैसे मैंने कहा कि 6.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था, पृथ्वी बनी थी, या पृथ्वी का जब से एज माना जाता है, तो उस समय का जो पूरा कालखंड है, पूरा जो समय है, पूरा जो स्पैन है, ड्यूरेशन है, टाइम स्पैन है, उसको अलग अलग एरा में बांटा गया, अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग महाकल्पों में बांटा गया है। तो वो सब हम पढ़ेंगे कि कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये सब एरा होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको जो आगे की स्लाइड भी मैं इसमें लगाया नहीं मैंने, इसमें आपको मनुष्य के, घोड़े के, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस प्रकार के प्राणियों से हुआ, इसको भी पढ़ना है। ये भी अपने को इवोल्यूशन में पढ़ना है, जो अपने यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी, और नेक्स्ट क्लास में हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, जो पहली स्लाइड में हमने दिखाया था। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, राइट? ओके, थैंक यू।